नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपके साथ अनुराग। देश ने दर्शकों एक बार फिर ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसमें कट्टर गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। ईद ए मिलाद के मौके पर देश ने शहर शहर बवाल की तस्वीरों को देखा, मजहबी नारेबाजी देखी, फिलिस्तीन का प्रेम देखा। दर्शकों, देश ने एक बार फिर से सरतन से जुदा के नारे भी सुने। सवाल यह कि देश में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? भाई, मौका तो ईद ए मिलाद का था ना। चलिए ये बात मान लेते हैं कि देश में हुए उत्पातों में सिर्फ उत्पातियों का हाथ था। इन उत्पातियों ने उत्पात मचाया जो कि कानूनी दायरे में आता है। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे मानसिकता क्या है? ईद ए मिलाद का मौका और यहां पर कैसे उत्पात किया जा रहा है वो आपने देखा। लेकिन अब तक जो आपने देखा दर्शकों, ये कम है। श्रीनगर में जो हुआ वो आपको समझना चाहिए। यहां हजरत बल दरगाह में लोगों ने पट्टिका पर बने अशोक स्तंभ वाले चिन्ह को तोड़ दिया। अशोक स्तंभ हमारे देश का प्रतीक चिन्ह, जिस पर करोड़ों देशवासी गर्व करते हैं। यह हमारे देश का अभिमान, स्वाभिमान है। कुछ कट्टरपंथियों ने इसे तोड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है दर्शकों कि टूटा उस शिला पट्टिका पर सिर्फ प्रतीक चिन्ह। बाकी शिला पट्टिका पर जो लिखा हुआ था, जो चिन्ह बने हुए थे, सब कुछ सही सलामत। मतलब इन कट्टरपंथियों की परेशानी देश के प्रतीक चिन्ह से। सवाल यह कि हमारे देश में यह कौन है जो बवाल कर रहा है? ये देश के प्रतीक चिन्हों को कौन से लोग हैं जो पचा नहीं पा रहे हैं? आखिर कौन से लोग हैं जो कट्टरता के बीज बो रहे हैं? ईद ए मिलाद के मौके पर सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? क्या वाकई देश को आज इसकी जरूरत है? और सवाल यह कि इस कट्टर गैंग का इलाज क्या है? कहां कहां किस तरह से बवाल हुआ? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ईद ए मिलाद, शहर शहर बवाल, मजहबी नारेबाजी, सौहार्द बिगाड़ने की तैयारी, भगवा के साथ गुस्ताखी, सिरतन से जुदा वाली कट्टरता, कहीं झंडा कहीं नारा, खतरे में भाईचारा। ईद ए मिलाद का जुलूस निकाला तो श्रीनगर से अमेठी तक हंगामा बरपा। कहीं भड़काऊ नारेबाजी की गई, कहीं भगवा झंडे का अपमान हुआ। हंगामा और बवाल के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ईद ए मिलादुन्नबी जुलूस जहां जहां से गुजरा वहां वहां जमकर उत्पात मचा। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक सौहार्द बिगाड़ने वालों ने हिंदुओं को टारगेट किया। इतना ही नहीं, ईद ए मिलाद का जुलूस एक समुदाय का शक्ति प्रदर्शन की तरह नजर आया, जिसमें उकसावा था, भड़काऊ नारेबाजी थी, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, दुश्मन मुल्क के समर्थन में गाने बजाए गए और खुलेआम हिंदुओं का सर तन से जुदा वाली धमकी दी गई। हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की तस्वीरें श्रीनगर के हजरत बल दरगाह से सामने आई हैं। जहां दरगाह की इबादत हॉल के बाहर कट्टरपंथियों का जमावड़ा लगा तो लोगों ने पट्टिका पर बने अशोक स्तंभ वाले चिन्ह को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि इस्लाम से जुड़ी तस्वीर पट्टिका पर सही सलामत बनी रही। श्रीनगर के दरगाह हजरत बल के ठीक अंदर हम मौजूद हैं और ठीक उसी जगह पर जहां पे बवाल हुआ था। ये आप देखिए, इनॉग्रेशन बोर्ड था और इस जगह पर जो है अशोक का चिन्ह था, जिससे आज जुमा की नमाज के बाद जो लोग हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने इसे डिफेस किया है, उसे तोड़ा है। अब उसके बाद जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं की काफी तादाद दरगाह के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं और लगातार ये डिमांड की जा रही है कि इस बोर्ड को जो है वो यहाँ से हटाया जाए। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता भी है और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उन्होंने श्रीनगर दरगाह परियोजना का उद्घाटन किया था और उस टाइम जो है इस बोर्ड को यहाँ पे लगाया गया था। लोगों का कहना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक का कहना है कि मजहबी जगह के अंदर इस तरह की चीजें रखना जो है वो धर्म के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में हुए इस बवाल के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का हाथ है, जिन्होंने भारत सरकार के चिन्ह अशोक स्तंभ को हिंदुओं से जुड़ा प्रतीक बताया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने वक्फ बोर्ड की शिलापट्टी पर हमला किया और अशोक स्तंभ को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमने पहले ही दिन कहा था जब हम वक्फ में आए थे कि हम सियासत से बालातर उठ के मजहब को देखना चाहते हैं।
और इस वक्फ बोर्ड को हमने कोशिश की कि सियासत से परे रखे, लेकिन अफसोस और सद अफसोस जो आज हादसा हुआ दरगाह हजरत बल में, ये हादसा किसी और का नहीं है, ये हम सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां सियासी कारणों से बवाल मचा, वहीं नफरती उन्माद मध्य प्रदेश में भी फैलाया गया, जहां ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। शहर के बीच सड़क पर जुलूस के दौरान न सिर्फ मजहबी नारेबाजी की गई, बल्कि नारेबाजी के दौरान सिर तन से जुदा की धमकी भी दी गई। सागर के बाद खंडवा में ईद के जुलूस के दौरान भगवा झंडे पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखवाने पर भी बवाल हुआ। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जुलूस के दौरान देश के गद्दारों ने पाकिस्तान समर्थक वाले आपत्तिजनक गाने भी बजाए। देश के गद्दारों को बाहर निकालो, देश के गद्दारों को बाहर निकालो। को ज्ञात है कि आज ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान, जो पैरों में आ रहे थे। उसके साथ ही कई जगह पे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। साथ ही टिप्पू सुल्तान जो एक मुस्लिम आक्रांता है, उसके बैनर लगाए जा रहे थे। देश में जब जब एक खास समुदाय के लोगों का जुलूस या धार्मिक आयोजन होता है, तब तब बवाल मचता है। यूपी के फिरोजाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां ईद मिलाद के जुलूस में उत्पातियों ने हुड़दंग मचाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। उत्पात के दौरान पथराव की घटना भी देखने को मिली, तो वहीं आपत्तिजनक झंडों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्माद फैलाने वाले 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब जरा इन झंडों को देखिए। इस झंडे का जुलूस में क्या काम। यह झंडा ना तो इस्लाम धर्म से जुड़ा है और न ही किसी संगठन से जुड़ा है। ये जानबूझकर इन झंडों को लहराया जा रहा है जो फिलिस्तीन का है। अमेठी में फिलिस्तीन का झंडा लहराने के साथ हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई। इस्लामिक नारेबाजी के साथ जुलूस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईद मिलाद के दौरान आखिरकार इतने शहरों में एक साथ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किसने की। क्या देश में कट्टरपंथियों का ऐसा गैंग एक्टिव है जो हिंदुस्तान को इस्लामिक रंग में चाहता है, जो जगह जगह दंगे भड़काने की साजिश रच रहा है। देखिए, इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद एक सवाल जो सबसे बड़ा मन में खड़ा होता है वो ये कि क्या हमारे देश में जितने भी धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे, आज देश की छवि ऐसी बन चुकी है कि सब में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो विवादित होगा। भाई, कभी पथराव हो जाते हैं हिंदुओं के जुलूस पर। जब इस तरह के जुलूस किसी और धर्म विशेष के लोगों की ओर से निकाले जाते हैं तो देश विरोधी चीजें होती हैं। सवाल यह है कि आखिर देश की इस तरह की छवि क्यों बनाई जा रही है, क्यों ऐसे हालात खड़े किए जा रहे हैं कि देश में इस तरह के जुलूसों से लोगों को मन में डर लगने लगे। और फिर सवाल वो भी है कि आखिर अशोक स्तंभ से कैसे दुश्मनी भाई, इसको लेकर किसी के मन में क्या कट्टरता पैदा हो सकती है, या इसको लेकर क्या मन में द्वेष पैदा हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुफ्ती वजाहत काजमी हमारे साथ जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लाम धर्म को लेकर जाहिर बात है कि वो सभी लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि कट्टरता जिस तरह से फैलाई जा रही है उस पर आज जो पड़ी हुई धूल है उसको साफ करना जरूरी है। हमारे साथ सुहेल काजमी साहब जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जम्मू कश्मीर के हालातों को बहुत करीब से देखते हैं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए जो कि
स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हमारे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सभी बातों पर बेबाकी से राय रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। लेकिन मैं शुरुआत सुहेल काज़मी जी आप ही से करता हूं, क्योंकि देश में उत्पातियों की तस्वीर सामने आए और मैं उस पर सवाल पूछूं। सवाल यह पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कश्मीर में जो हजरत बल की दरगाह पर हुआ वो क्यों हुआ? अशोक प्रतीक चिन्ह से किसको दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत हो सकती है? भाई हो सकता है कि आपके लिए धर्म बड़ा हो, लेकिन क्या उसके लिए आप देश के प्रतीक चिन्हों का अपमान कर देंगे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, हम भी कंडेम कर रहे हैं एक सिटीजन होने के नाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो अगर हुआ है तो वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इमीडिएट उसको एक्शन में लाना चाहिए था, क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद इमीडिएटली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई और उसमें जो डिफरेंट टाइप की इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़ के हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलिटेंट्स के रूप में दर्शाया गया। या अभी तो देखिए, अभी तो पर्चा लगना है, पर्चा लगने के बाद कौन इन्वेस्टिगेट होगा, कौन उसमें कल्प्रेट है, किसको अरेस्ट करना है, ये टोटल पुलिस का प्रोरोगेटिव है। साहब, यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आई उसमें सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है क्या? क्योंकि इस तरह के कुछ आरोप लग रहे हैं। और जिस वक्त ये शाम की नमाज पढ़ी जा रही थी, इस इलाके में फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे, इस मस्जिद में गए थे और उन्होंने बाकायदा नमाज पढ़ी थी। सवाल यही है कि क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ क्या? देखिए, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हजरत बल में हमेशा 100 की तादाद में, हजारों की तादाद में नमाज पढ़ी जाती है और आज बड़ा दिन है, ईद मिलादुन नबी का दिन है और वहां उसकी अपनी एक मान्यता है। उसको देखते हुए आप किस तरह किसी को अक्यूज कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन? जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको इन्वेस्टिगेट करके बताएगी, ये तो अच्छा सर, मान लीजिए कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे थे तो कार्रवाई होनी चाहिए उन पे भी? बिल्कुल होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कानून से बढ़ के नहीं है। कोई भी पार्टी हो जिसने भी ये किया हो उसको आप एप्रीहेंड कीजिए और कल्प्रेट्स को बुक्स में लाइए। कुछ लोग, काज़मी साहब, कुछ लोग इस बात को इस तौर पर डिफेंड कर रहे हैं कि मस्जिद में अशोक स्तंभ नहीं होना चाहिए था। वो दूसरा टॉपिक है। देखिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं आपसे कह दूं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और किसी भी जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये अच्छी बात है कि सभी लोगों का बराबरी का स्थान है और देश के प्रतीक चिन्हों के साथ किसी भी तरीके से की गई छेड़खानी, अभद्रता या बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कम से कम सुहेल काज़मी जी, अच्छा ये लग रहा है, चूंकि मुझे पता ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर हैं, अच्छा ये लग रहा है कि आप कार्रवाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन अजहरी साहब, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे देश में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, लेकिन अगर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर भी देश सर तन से जुदा के नारे सुनेगा तो फिर क्या आपको लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम हार्मनी बनी रहेगी? कल के इतने बड़े मौके पर आपको लगता है कि सर तन से जुदा के नारों की कोई जरूरत है? जिन लोगों ने सर तन से जुदा नारे लगाए, हम उनके साथ ना कल थे ना आज। हमने पहले भी कहा था, जब इस नारे का दुरुपयोग हुआ तो हमारे उलमा ने भी कहा कि ये नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह के नारे लगा करके लोगों को उकसा के भड़का के जो काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा, जो लोग गुस्ताखी हमारे पैगंबर की शान में करते हैं, जो उन्हें खुली छूट दे दी जाती है सरकारों की तरफ से, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के बजाय उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। ठीक है, सर तन से जुदा नारा बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी भी मजहब के महापुरुष के खिलाफ बोलना कहाँ से सही हो सकता है? बताएं हमें आप। नहीं तो कल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या ऐसा? ना कल बात कल की नहीं है, बात ये तो पुराना मन में लेकर बैठिएगा और अगर कोई कुछ कर रहा है उसके बिना पर आप सर तन से जुदा को डिफेंड कीजिएगा तो ये तो नहीं चलेगा ना अजहरी जी। बिल्कुल नहीं। हमने आपसे पहले का गलत है ये। तो गलत बोलिए, काम खत्म कीजिए। और क्या? भड़काना, उकसाना बिल्कुल गलत है साहब। ये काम हमारा मजहब इसकी इजाजत बिल्कुल देता नहीं, भारत जैसी जगह पे। समझे नहीं आप? हम ये जरूर कहेंगे कि जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं उनके खिलाफ
सरकार ने क्या किया है पूछने का हमारा अधिकार है। बिल्कुल है और सर। हम पूछेंगे। बिल्कुल है सर, ये वजाहत काज़मी साहब, लेकिन ये अच्छा है कि जब इस तरह के सबूत दिख जाएं कि सर तन से जुदा के नारे लग गए, भड़काऊ बयानबाजी हो जाए, पाकिस्तान समर्थित गाने बज जाए, तो ये अच्छा है कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कौन लोग हैं इनसे पल्ला झाड़ ले। लेकिन कभी कोई इस पर बात नहीं करता कि ये कौन लोग हैं और देश में पनप कैसे रहे। सर आपको इसका जवाब पता है क्या? ये कौन लोग हैं जो इतने पाक मौके पर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी की नौबत आ जा रही है? देखिए मेरे भाई, ये कोई नया काम नहीं हुआ है। इस पहले भी जुलूसों में इस तरह की नारेबाजी राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रवादियों के खिलाफ होती रही है और मैं इसको कोई नया काम नहीं समझ रहा हूं। ये कोई मौका नहीं होता ऐसा जब सरतन से जुदा के नारे इस देश में ना लगते हों। और कल मैं समझता हूं कि हमारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद मुबारक थी और इस मौके पर हमें अखलाक का, अपने किरदार का, अपने अच्छे अमाल का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी तालीमात जो दुनिया तक हमें पहुंचानी चाहिए, वो दिन था। सरतन से जुदा के नारे लगाने का दिन नहीं है। हमारा जो कश्मीर में हुआ है, मैं उस पर कल से इस कदर अफसोस में हूं। आप ये सोचिए कि जिस कौम को ये ना पता हो, जिस कौम को ये ना पता हो कि उसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। 26 जनवरी 1950 से अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। जो कौम अपने राष्ट्र के बारे में ना पढ़ती हो, जो कौम अपने राष्ट्र के बारे में ना जानती हो, इससे बड़ा आतंकवाद दुनिया में क्या हो सकता है, मुझे कोई बताएगा? आप सरकार से अपनी मस्जिदें बनवाना चाहते हैं, सरकार से इमामों को तनख्वाह दिलवाना चाहते हैं, सरकार से आप लाल बत्ती लेना चाहते हैं, सरकार के पदों पर रहना चाहते हैं, सरकार से नौकरी लेना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड का पैसा हजरत बल में लग रहा है, अगर वहां अशोक स्तंभ नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? जो नोट मेरी और तुम्हारी जेब में रखा हुआ है, जिसपे गांधी जी की तस्वीर बनी है, क्या उस पर ये फतवा लागू नहीं करेंगे? उस पर भी तो अशोक स्तंभ बना हुआ, उसको बाहर निकाल कर फेंकेंगे जेब से क्या? मैं समझता हूं कि ये इनके अंदर हमारे संविधान का एम्बलम है। संविधान की जब किताब खुलती है तो सबसे पहले अशोक प्रतीक चिन्ह दिखता है, वो हमारे देश के संविधान का एम्बलम है। कह रहा हूं, जिस कौम को ये ना पता हो कि उसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, वो जिंदा क्यों है? वो कौम जिंदा क्यों है जिसको अपने राष्ट्र का नहीं पता है, अपने राष्ट्रीय प्रतीक का नहीं पता, अपने राष्ट्रीय सम्मान का नहीं पता? अल्लाह की कसम यकीन करो, मैं इस कदर परेशान हूं कि क्या ये मुसलमान हैं, इनकी शक्लें हैं ये, कि इस कदर जाहिल और अनपढ़ और जलील कौम हो गई है कि जिसको अपने राष्ट्रीय प्रतीक का और अपने राष्ट्रीय सम्मान का ना पता हो। ठीक है, अशोक स्तंभ पर भी ये नफरत की महसन सिंह जी आपके पास आ रहा हूं और मैं पूछता हूं, मैं अपने पैनलिस्ट भाइयों से पूछ रहा हूं, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद की परिभाषा बताएं मुझे। मतलब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने वहां पर अशोक स्तंभ को तोड़ा वो आतंकवादी हैं? बिल्कुल आतंकवादी है। सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले आतंकवादी हैं, देश में राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाने वाले आतंकवादी हैं। अजहरी जी आप भी बोलेंगे, जिन्होंने अशोक प्रतीक चिन्ह तोड़ दिया और सिर्फ उस शिलापट पर सिर्फ वो अशोक प्रतीक चिन्ह तोड़ा, वो आतंकवादी है देश के? ये एक बात बताइए वजाहत भाई, आपने कहा कि जिस कौम को ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं, उस कौम को जीने का अधिकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चंद लोग जो उसको तोड़ रहे थे, क्या पूरी कौम को कहेंगे कि ये नहीं जानता है कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? आप तो पूरी कौम को खराब कर रहे हैं। कौम के लोग उनको डिफाइन करने क्यों खड़े हुए? कौम के लोग उनको डिफाइन करने क्यों खड़े हुए? एक भीड़ उनके साथ क्यों है? एक भीड़ उनके साथ क्यों है? आज वहां की वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन अकेली क्यों पड़ गई है? वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन अकेली क्यों पड़ गई है? पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को इनकी मुखालफत करनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को इनकी मुखालफत करनी चाहिए, इनके खिलाफ फतवा आना चाहिए। अब अरे मैं हिम्मत समझूंगा आप दहशतगर्दी का फतवा दो इनके खिलाफ, आप आतंकवादी होने का फतवा दो इनके खिलाफ। तोड़ा जिम्मेदार वो है, पूरी कौम नहीं है। दिलाओ खड़े होकर के, आप इनको डिफाइन मत करो, आप इनको डिफाइन मत करो। पूरी भीड़ जो उनके साथ थी वो सब आतंकवादी है। ठीक है, वो पूरी भीड़ आतंकवादी है। वो वजाहत काज़मी साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर कह रहे हैं। मैं सभी मेहमानों के पास आ रहा हूं, एक मिनट। अजहरी साहब सुनिए, ऐसा है ना, सुनिए ऐसा है कि हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि ये तोड़ने वालों लोगों की मानसिकता क्या है। क्या हमारे देश में अभी भी गालिब चालिब की चीजें पनप रही है क्या देश में? क्या वो जो संभल में रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चलता है कि हिंदू कुछ परसेंट पर आकर सीमित हो गए, मतलब जो 45% पर थे वो 15% पर आ गए,
क्या ये हमारे देश में कश्मीर में उस तरह का एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई क्या? जो लाशें संभल में भाई हमारी संख्या ज्यादा है, हम अशोक स्तंभ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे देश में क्या वो तस्वीर रखने की कोशिश की गई अजहरी साहब, और उसके पीछे की मानसिकता पर बोलने से कुछ लोग बचते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है अजहरी साहब, आ रहा हूँ आपके पास। उस मानसिकता के खिलाफ ये काम नहीं करेंगे। कहना चाह रहे हैं उसके बाद उस मानसिकता के खिलाफ ये लोग काम नहीं करना चाहते, अपनी बैठकर खंडन करना चाहते हैं। ठीक है अनुराग जी, आज एक अच्छी बात ये देखिए आप कि यहाँ जो एनसीसी सपोर्टर हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राज्य अध्यक्ष हैं, इन्होंने बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक का जो भी अपमान करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई इफ एंड बट नहीं। ये नई सोच है नए भारत की, जहां पर कहीं भी कोई सिर्फ, और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, और मुट्ठी भर लोग भी कोई अपने आप नहीं निकलते। जब तक उन लोगों को कोई हाँकता नहीं है, कोई एक चुपचाप उनको इकट्ठा नहीं करता, तब तक वो सड़क पर नहीं निकलेगा कोई भी व्यक्ति। ऐसा है, मुट्ठी भर लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग में अभी भी पाकिस्तान बस रहा है, जिनके दिमाग में एंटी नेशनल एक्टिविटी रहती है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है अनुराग जी, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत के समाज ने बिना किसी सांप्रदायिक द्वेष के उस पहलगाम हमले की निंदा की है, ये बहुत बड़ा कारण है मुस्लिम अवाम के मानसिकता में बदलाव का। मैं ये मानता हूं कि अब आज आम मुस्लिम जो है वो सोचता है कि यहाँ पे इस देश में रहने के लिए, इस देश की तरक्की जिस तरीके से हो रही है, इस देश की तरक्की होगी तो मेरी भी तरक्की होगी। एक आम मुस्लिम जो है अगर देश के आर्थिक रूप से प्रगति करेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कौम की तरक्की होगी। ये बात जो है, ये जो आज काजमी साहब हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक दिखाया है, और इसमें एक बात मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इसमें पूरे समाज को किसी को हमें करना भी नहीं चाहिए, और वो इन्वॉल्व होता भी नहीं, कर भी नहीं रहा है। लेकिन अभिजीत सर, ज्यादा सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब कुछ लोग ये कहते हैं कि पत्थर तोड़ने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं, तो वो जो उपद्रव है उसको भी धार्मिक चश्मा लगाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है देश में। अनुराग जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अभी ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, कि सरतन से जुदा नारा हमारा नहीं है, इस्लाम का नारा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस देश की आर्थिक तरक्की के लिए अमेरिका, चीन जैसे लोगों के सामने, देशों के सामने खड़े होने के लिए इस देश के संपूर्ण समाज को, समूचे समाज को एक साथ खड़ा होकर देखे, फिर उसके बाद देखिए कहीं कोई किसी तरीके का। आपकी बात सही है, और आपकी बात हमारे देश में आज हिंदू मुस्लिम हार्मोनी और सबको एकजुट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मंत्र पर चलना पड़ेगा। लेकिन जो चीज चिंता बढ़ाती है वो ये कि पहली चीज तो ये सोच क्या पनप रही है देश में कि आप देखिए कि कितना पाक मौका, और उस मौके पर भी लोग कह रहे हैं हम सरतन से जुदा कर देंगे। कहीं पर भगवा झंडे पर जानबूझकर भड़काऊ नारेबाजी लिखी गई, कहीं पर पाकिस्तान समर्थित गाने बजाए गए सर। और उससे बड़ी बात यह कि जो कश्मीर में हुआ, वहां उस मस्जिद के अंदर जो हुआ, बाद में जब वो खबर डेवलप होना शुरू हुई तो कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता कि हम वहां पर अशोक प्रतीक चिन्ह को बर्दाश्त करें। तो अनुराग जी, काजमी जैसे लोग जो हैं, अगर मुस्लिम नेतृत्व को तैयार हो जाएं तो ये सारी सोच कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ये आम आवाम नहीं इसमें भड़कता, कोई भड़काता है तब वो भड़कते हैं। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। और ये बात पहलगाम हमले के बाद आप देखिए बहुत बड़ा एक मैसेज गया पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि भारत में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कहीं किसी तरीके का कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं कर रहा। पॉइंट, चूंकि आप बहुत करीब से देखते हैं इन चीजों को, आपने इसको अच्छे तरीके से समझा। एसएन सिंह सर, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं नाजिम भाई भी बोले, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि सरकार के एक्शन पर भी आज पूरे देश की जनता जवाब चाहती है। तो एसएन सिंह जी, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। हाजी नाजिम भाई, वो जो फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना सरतन से जुदा, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि बाप मर गए अंधियारे में, बेटे का नाम है पावर हाउस। जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में कह रहे हैं ना सर, उनकी स्थिति यह कि उनसे अगर फिलिस्तीन की राजधानी पूछ दी जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। देश के किस नक्शे में फिलिस्तीन है, उसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, ये वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन किसी ने दिमाग में घुसा दिया है कि जब भी आप इस तरह के धार्मिक जुलूस निकालिए तो आपको किसका झंडा बुलंद करना है? फिलिस्तीन का। साहब, हाथों में तिरंगा क्यों नहीं था? फिलिस्तीन के झंडे क्यों थे उनके हाथों में? ये कौन इनके दिमाग में भर रहा है? कौन बता रहा है कि आपको फिलिस्तीन की बात करनी? भाई, हाल फिलहाल में अभी अफगानिस्तान में भूकंप में कई लोग मारे गए,
एक व्यक्ति ने बोला, एक व्यक्ति की संवेदना थी अफगानिस्तान में मरने वाले मुस्लिमों के खिलाफ। पाकिस्तान में मुस्लिम मारे जा रहे हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई देश के ज्यादातर मुस्लिम देशों में चल रही है, लेकिन बोलना फिलिस्तीन पर है साहब, क्योंकि यहूदी और मुस्लिमों की लड़ाई है और झंडे कहां फहराना है? भारत के अंदर। ये क्यों हो रहा है हाजी नजीम? हाँ अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से श्रीनगर में इस तरीके की घटना घटी, हम लोग बड़े दुखी है। राष्ट्रीय प्रतीक को जिस तरीके से तोड़ा गया, जिस पत्थर करा गया, ये ही बड़ा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये यहाँ पर जिस तरीके से मुफ्ती वजाहत, हाँ दूसरी बात, मुफ्ती वजाहत साहब ने क्या कहा कि ये जाहिल कौम है, इनको तो ये नहीं पता कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। हाँ, ये इस तरीके की बात जो कही, ये जाहिल कौम, इनको राष्ट्रीय चिन्ह की पता नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं वजाहत साहब? आपको मैंने सिर्फ दंगा करने वालों के लिए कहा है, मैंने सिर्फ दंगा करने वालों के लिए कहा है, मैंने अशोक स्तंभ तोड़ने वालों के लिए कहा है, मैंने अशोक स्तंभ तोड़ने वालों के लिए कहा है, मैंने सिर्फ तन से जुदा के नारे लगाने वालों के लिए कहा है। नहीं नहीं नहीं, आप बात का रुख मत मोड़े। हम लोगों को बड़ा दुख है भाई, कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, लेकिन आपने पूरी कौम को जिस तरीके से जाहिला अंदाज में पेश करा, ये शर्मनाक बयान है आप लोगों का। भाई आप लोग कहाँ थे, कहाँ है आप लोग जो आवाज नहीं करा सकते कौम को? आप बता नहीं सकते कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल टेलीविजन पर किस तरीके से नहीं नाजिम भाई, ये जिम्मेदारी वजाहत काज़मी साहब की थोड़ी है। आप भी तो समझाइए अपने युवाओं को, आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी तो सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्यों अपने युवाओं को नहीं सिखा रहे हैं? ये किस दिशा में जा रहे हैं? हाँ अनुराग जी, देखिए हम लोग तो हमेशा अपनी आवाम को, अपने भारत के भाइयों को हमेशा समझाते हैं कि देश हित की बातें कीजिए, देश का नारा भारत जिंदाबाद लगाइए, और उसके बाद अगर यहाँ फिलिस्तीन की बात आती है तो फिलिस्तीन के झंडे अगर भारत के अंदर लहराए जा रहे तो ये हमारे फिलिस्तीन मित्र देश है भाई। यहाँ पर जो है हमारे पूर्व प्रधान, अरे साहब आप फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये बताइए कितने के हाथ में तिरंगा था? मैं तस्वीरें दिखाऊं क्या? बड़े मैं तस्वीरें दिखाऊं? नसीम भाई, इस देश की सियासत करते हैं आप, कितनों के हाथ में वहां पर तिरंगा झंडा देखिए तस्वीरें चल रही हैं, और भगवा झंडे पर भड़काऊ चीजें लिखी गई हैं। ये कौन सिखा रहा है इन लोगों को? अनुराग जी देखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके का माहौल है बना है तो यहाँ पर शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? कर दिया नहीं 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 नहीं, आपकी दिक्कत क्या है? क्योंकि गलत दिख रहा है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन आप पीछे वाली एक गली तैयार रखते हैं कि इससे बचना है हमें। आप बताइए कितनों के हाथ में तिरंगा है? सबके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा, तिरंगा कितनों के हाथ में जरा दिखाइए। अनुराग जी देखिए, मैं अनुराग जी मैं ये कहता हूँ कि शासन और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है, वो इसे जुलूस में शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी पूछ भी सकते हैं, हम बैठ कर करेंगे सपोर्ट। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। अभी यहाँ पर लठ बच जाते ना हाजी नजीम खान, अभी लठ बच जाते तो आप ही सवाल खड़े कर रहे होते कि प्रशासन ने समझाया क्यों नहीं। फिर आप खेलते हैं मुस्लिम कार्ड, देश में मुस्लिम जो है वो सुरक्षित नहीं है। वजाहत काज़मी साहब गलत कह रहा हूं? अगर लठ बच जाते तो ये डिफेंड करने नहीं आए होते क्या? क्यों चला दिया पुलिस ने डंडा? ये बोल नहीं पा रहे, झंडे नहीं लगाने चाहिए थे। देश के अंदर संविधान है, सिंह जी, वजाहत काज़मी जी, संविधान के साथ सुनो अनुराग भाई, सुनो, मैं ये कहता हूँ ये जुलूस के काज़मी साहब इन लोगों ने अपना रखा है। अनुराग भाई ये देखिए कि कितना आसान तरीका अपना रखा है कि अपनी गलती, अपनी कोताही सारी प्रशासन पर थोप दो। मुझे ये बताइए कि उस जुलूस को लीड कौन कर रहा था? उनको जेल क्यों नहीं जाना चाहिए उन मौलानाओं को? और फिर मुझे ये नाजिम, ये जितने भी लोग पैनलिस्ट मुसलमान बैठे हैं, मुझे ये बताइए क्या ईद मिलादुन नबी के मौके पर इसी तरह जश्न होता है क्या? इसी तरह के जुलूस होते हैं क्या? क्या ये मेरे नबी को तकलीफ नहीं होगी इससे? क्या मेरे नबी का पैगाम यही है? ये इस्लाम पर क्यों बात नहीं कर लेते हैं? नहीं तो वजाहत साहब ये बता दीजिए कि आप लोग उलमाए दीन है कि आप इस्लाम राष्ट्र के लिए मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम अपने भाइयों के लिए मोहब्बत सिखाता है। सर तंजीम जुदा के नारे कब तक लगेंगे इस देश में? सोशल मीडिया का दौर है, कौन समझाएगा, क्यों समझाएगा? मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर बुलडोज होने चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी हमारे साथ अभिजेश अवस्थी उनकी भी है, और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाते हुए कहा भी कि आप लोग कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, और नैतिक जिम्मेदारी सुहेल काज़मी जी की भी है, वजाहत काज़मी जी की भी है। ओके, मैं आप सबका अगर बोलना हो चुका हो तो अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ओके वजाहत काज़मी साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब ठीक है, अब बारी एहसन सिंह भाई, कब तक
सिर्फ यही कहते रहेंगे एसएन सिंह की नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, या ये कट्टरपंथी गैंग, ये कट्टरपंथी गैंग के पीछे सरकार कब तक? मतलब एसएन सिंह जी, आज मुझे लगता है कि देश को आपको ये बताना चाहिए कि शिलापट तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, सर तन से जुदा नारा लगाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के समर्थन में गाना बजाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या ये सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों को आप वीडियो से उठाकर जेल के पीछे डाल देंगे, सिर्फ ये कार्रवाई की उम्मीद करें, या इस तरह की जो देश में सोच पनप रही है सरतन से जुदा की, उसको खत्म करेंगे? देखिए अनुराग जी, एक बड़ी देसी कहावत है, गए माघ दिन 29 बाकी। आप देखे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कश्मीर में विकास के कार्य हुए, आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई, उग्रवादियों पे कार्रवाई हुई, तो निश्चित तौर पे जो है बहुत सारी ऐसे चीजों में बदलाव आया, लोकतंत्र की बहाली हुई और लोगों में एक अच्छा सोच पनपा। निश्चित तौर पे देश की आजादी के बाद दो विचारधाराएं इस भारत में जन्म ली। एक भारत के संविधान के साथ रहना चाहते थे, कट्टर इस्लाम के साथ रहना चाहते थे। जो भारत के संविधान के साथ नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान को चुना। लेकिन कुछ वैचारिक रूप से भारत में ऐसे लोग रह गए जो शारीरिक रूप से तो पाकिस्तान में नहीं गए, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यों को करते रहते हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा कि भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय सरकार क्या कार्रवाई करेगी? विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ता है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश गवर्नमेंट की होती है, फिर भी आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं, उत्तर प्रदेश, वह विचारधारा जो भारत ये दो राज्यों में तो शामिल है ना सर, निश्चित तौर पे उस पर कठोर और संवैधानिक कार्रवाई होगी। अब सुने ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने कहा ना गए माघ दिन 29 बाकी, बहुत कुछ ठीक हो गया, जो बचा है वो ठीक हो जाएगा। ये विचारधारा वो विचारधारा है जो आपके चैनल पर भी दिख रहा है। जो लोग पत्थरबाजी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता था, कोई संवैधानिक संस्था पकड़ती है, कोई एजेंसी बम बनाते पकड़ती है, किन्हीं गलत गतिविधियों में पकड़ती है, तो भी आपके ही जिम्मेदार चैनल पे बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट बैठे हैं लोग जो उनके साथ खड़े हो जाते थे, उनमें भी बदलाव आया ना। ये बदलाव इसी नाते आया कि देश में एक ऐसी सरकार है जो कठोर कार्रवाई करती है, जो दुश्मन मान के चलती है, जो गद्दार मान के चलती है, उनको पराश्रय नहीं देती। सरकार पराश्रय देने का नतीजा है कश्मीर समस्या। पराश्रय देने का नतीजा है कि ऐसी विचारधारा जो आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल हो जाएगी, उसके सामने झंडा और डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, 4 बजे कोर्ट खुलवाने के लिए खड़े हो जाएंगे। आज की वर्तमान सरकार की पारदर्शिता दिखती है कि आज चैनल पर बैठे हुए भी कुछ ऐसे कट्टर विचारधारा वो कह रहे हैं कि हम भारत के संविधान का स्वागत हमीद ने जबकि अपने विचारों में हजारों बार आपके सामने दिखा था कि वो भारत के संविधान का स्वागत नहीं करते। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भारत में अगर किसी को रहना है तो भारत के संविधान के साथ रहना है, क्योंकि भारत का संविधान मोदी की सरकार का नहीं है। हमेशा से इस्लाम धर्म को अपनाना है, एक बार छूट मिल उठा लो 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा ब्यौरा बाबा साहब का संविधान में चाटते हुए मिलोगे और हमारे बुजुर्ग काले पानी की सजा काटते हुए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर विकास के राह पर चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो बार-बार इस तरह से मोदी की सरकार है चीजों को बढ़ावा देने का कार्रवाई का समर्थन किया ना, ऐसे कार्रवाई पे 9-10 साल की घटनाओं को देखेंगे तो ऐसे सोच में बदलाव हुआ कश्मीर के तौर पे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना काफी मैं आ रहा हूँ आपके पास में नहीं हुआ। अपनी जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं सुहेल काज़मी जी के पास जाऊंगा, अजहरी जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी, मैं सिर्फ हामिद साहब से इतना कहना चाहता हूं कि ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अहमद जो है वो हमारे नायक हैं। आप उनको एक मुसलमान के रूप में क्यों देखते हैं? वेरी ट्रू सर। मेरे लिए अब्दुल कलाम साहब और प्रणब मुखर्जी दोनों भारत के राष्ट्रपति हैं। मैं इनमें कोई कौम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से कोई भेद नहीं मानता मैं। ये आप लोग जब है ना, मैं एक सेकंड अहमद साहब आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन तो लीजिए ना। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपकी पहले से ही बहुत आज आपने हमारा सम्मान रखा, मैं पहले से ही आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी जो देश के वजीर आजम हैं, क्या वो हिंदू, आप उनको हिंदू नजरिए से देखते हैं या नहीं देखते हैं? योगी जी को देखते हैं या नहीं? संविधानिक पदों पर बैठे हुए हैं।
हमने अगर उस्मान ब्रिगेडियर और बीर अब्दुल हमीद को मुसलमान कह दिया तो इससे एतराज क्यों है? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। वैसे अवनीश सर, नहीं, अनुराग जी 10 सेकंड कहानी पढ़नी चाहिए। अनुराग जी 10 सेकंड, देश के हर अनुराग जी 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं इनको, उनकी कहानी। मुझे उनके मुसलमान, उनके मजहब होने पे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए वो ठीक वैसे ही नायक हैं जैसे कोई और नायक है। सूबेदार जोगिंदर सिंह नायक था, जैसे जनरल अरोड़ा नायक थे, ठीक बिल्कुल वैसे ही है। मेरे लिए कोई कम या कोई ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे। मैं आप लोग अगर किसी देश के नायक को, हमारी दिक्कत तब होती है, मेरी दिक्कत तब होती है, मैं कोई नरेंद्र मोदी को हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता हूं। आप एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, 2014 के पश्चात मुसलमानों के आम जीवन में फर्क आया कि नहीं आया आर्थिक रूप से? गुजरात का मुसलमान जो है सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है कि नहीं है? आप एक बार चश्मा उतार के तो देखिए, उसके बाद देखिए आपकी पूरी कोई भेदभाव नहीं होगा। पूरी कौम जो है आर्थिक उन्नति के उस रास्ते पर चलेगी। लेकिन आज तो सवाल ये है कि हमारे देश के नेशनल एम्बलम से भेदभाव क्यों? मैं अपने दर्शकों को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अजहरी साहब, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। 1-on-1 की जगह हम लोग इसको और अच्छे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सुहेल काजमी साहब, देखिए, अच्छा, ब्रिगेडियर उस्मान की बात करना जरूरी है क्योंकि चर्चा हो ही गई है और बहुत कम डिबेट्स में उनकी बात होती है। मुस्लिम शख्सियत, भारत पाकिस्तान के वॉर में, भारत और पाकिस्तान के बीच में उनके पास खुला ऑफर था, एक बड़ा पद था पाकिस्तान। ही चूज टू बी एन इंडियन, उन्होंने भारत चुना। और आज उन्हीं उस्मान के देश में, ब्रिगेडियर उस्मान के देश में, प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को पूछा जा रहा है पत्थर लेकर। सुहेल काजमी साहब, तो ये फिलिस्तीन का पढ़ाने की बजाय ब्रिगेडियर उस्मान पढ़ाइए ना सर। देखिए सर, अनुराग सर, हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद मुसलमान और हिंदू हैं। अगर हम एक भारतीय होने का दावा अपने दिल में जज्बा लेके समाज में काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं, तो हम अपने मजहब को भी, अपने समाज को भी और अपने मुल्क को भी आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। अवस्थी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, मैं सलाम करता हूं अवस्थी साहब की सोच को। इसी सोच के आधार पे अगर सब सिटीजन्स भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की बात करें, भारत की उन लेगेसीज को आगे फॉरवर्ड लेके कैरी ऑन करके आगे चले, तो मुझे लगता है हम सब एक संपूर्ण भारत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सुहेल काजमी साहब हमारे साथ एसएन सिंह बैठे हुए हैं और एसएन सिंह ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो कश्मीर और जम्मू का विकास हो रहा है वो वहां पर कुछ लोगों को, कट्टरपंथियों को नहीं रास आ रहा है, इसीलिए मौका मिलता है तो वो अशोक चक्र के एम्बलम तक को, माफ कीजिएगा, अशोक स्तंभ तक को कूच देते हैं। जो जिन लोगों को रास नहीं आ रहा है, ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करिए, उनको लाल चौक में फांसी दीजिए। वो 10 लोगों को, 20 लोगों को आप खुलेआम उसका मुजाहरा कीजिए सऊदी अरब के कानून की तरह। लाल चौक पर फांसी वाली बात मुझे लगता है किसी डिबेट में पहली बार की जा रही होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां की सरकार का अगर आपको साथ मिल रहा है एसएन सिंह सर, तो मुझे लगता है फुल फ्लैश कार्रवाई के मोड में होना चाहिए केंद्र सरकार। जब वहां के युवा, जब वहां के सारे लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तो कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग जो अपनी विचारधारा को बदल नहीं पा रहे हैं, जो भारत के विकास को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। नहीं तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बार बार दिख रहा है, और कल आपके जिम्मेदार चैनल के रिपोर्टर ने भी दिखाया, वहां के बहुत सारे लोगों ने कहा ये गलत कार्य है। नहीं तो कोई एक समय था जहां कश्मीर में भारत के झंडे जलाए जाते थे, भारत के अशोक स्तंभ को तोड़ा जाता था, लेकिन आज अगर अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है तो वही जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत कार्य है। इस नाते कि जो भारत की समृद्धि के साथ, लेकिन उसमें एक पहलू तो ये भी है ना एसएन सिंह सर, मैं बहुत खुलकर अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जिम्मेदार चैनल है, हमने सत्तासीन पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ताओं को इस चर्चा में बुलाने की कोशिश की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है एसएन सिंह सर। धर्म कभी नहीं कहता एसएन सिंह सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्तासीन पार्टी है, उसका कोई अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसको क्या समझा जाएगा? मैं आता हूं, अवनीश जी आता हूं। हाँ, नहीं, देखिए बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं अनुराग जी, जिनकी राजनीति इस बात पर है कि वो भारत विरोधी कार्य करें, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहें और भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दें। पहले भी ऐसे होता था, जो भारत विरोधी कार्य करता था
हाउस को बुला के कुछ पार्टियां प्रधानमंत्री हाउस में काफी पिलाकर स्वागत और सम्मान करने का कार्य करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की आवाम ने कश्मीर के लोकतंत्र को बहाल करके कश्मीर के आवाम की आवाज इतनी बुलंद कर दी है कि लाखों करोड़ों कश्मीरियों की आवाज आ रही है कि नहीं, भारत के साथ, भारत के विरोध में जो भी अगर नहीं, तो ये काज़मी साहब यही तो बात है ना, आज करोड़ों कश्मीरियों की आवाज आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्तासीन है और जिसको राज्य स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके हाथ में वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, वो इस पर अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, कितने लोग सलाखों के पीछे जा चुके, इतने बड़े घटनाक्रम में। वीडियो में तो दिख रहा है ना कौन पूछ रहा है। अनुराग सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, पहले मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का एक निवासी हूं और वक्फ बोर्ड का भी एक मेंबर रहा हूं और बहुत सी चीजों संस्थाओं के साथ जुड़ा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, कानून सबके लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुदा की बनाई हुई वो पार्टी नहीं है जो अल्लाह ताला के बिल्कुल साथ बैठी हुई है और वो डिसाइड करती है सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुस्तकबिल। देखिए, हमारे कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कुरान और हदीस जो कहता है उस पे मेरे मौलाना एग्री करेंगे। उसी का कंसेप्ट लेके आज का दिन ईद मिलादुल नबी जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। कोई उसमें स्लोगन मॉन्गरिंग करता है, कोई गलत नैरेटिव को पेश करता है। जहां जहां भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको एप्रीहेंड करे, पकड़े और कानून के तरीके से उनको डील करे। देखिए सर, कोई भी मैं कहूंगा 10 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो पैनल प्रोड्यूसर है उन्होंने, उनका नाम रेहान है और उनका खुद का ये सवाल है कि इस्लाम में कहां लिखा है सरतन से जुदा? जी, इस्लाम में कहां लिखा है सरतन से जुदा? और नहीं लिखा है तो ये कौन सिखा रहा है धार्मिक स्तर पर इन लोगों को? हर धार्मिक जो ये लोग सर, ये जो लोग बोल रहे हैं उनका सर कलम कीजिए, उनको हैंग कीजिए चौकों में और कानून ऐसा बनाइए। तो जो भी अजहरी साहब इतनी ही कड़ाई से इस्लामिक नियमों को मानना चाहिए, मतलब 10 सेकंड सर कलम कर दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एहसन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। एहसन सिंह जी जल्दी से, 10 सेकंड, फिर मैं अजहरी जी के पास आ रहा हूं, अपनी जी के पास जा रहा हूं। ओके, हाँ अनुराग जी 10 सेकंड, मैं कह रहा हूं इतनी, अनुराग जी 10 सेकंड, देखिए इतनी मीठी मीठी बातें करने की आवश्यकता नहीं। साफ शब्दों में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, वो कहें कि ऐसे लोग जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, उनको हम अपने धर्म में नहीं स्वीकारते हैं, क्या उनके खिलाफ भी ये लोग फतवा जारी करेंगे? क्या उनको अपने धर्म मत मजहब से बाहर करने का रास्ता इख्तियार करेंगे? अगर वो करते हैं तो यहाँ कहें। दूसरी बात, ये देश जो है वो इस्लाम वाला देश नहीं है, संविधान वाला देश है। वो कोई भी व्यक्ति जो संविधान को नहीं मानता है, क्या ये इस जिम्मेदार चैनल पर वो कहेंगे कि भारत में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, अगर ऐसा आपके सवालों का जवाब अजहरी जी देंगे, अजहरी जी देंगे, काज़मी जी, अपनी जी, हाँ अजहरी जी जल्दी से। एहसन सिंह जी 2 बातें। एक तो अनुराग भाई, आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलिस्तीन के झंडे, फिलिस्तीन ही नहीं किसी भी मुल्क का झंडा लहराने की हमारे मुल्क में इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, फिलिस्तीन अंबिया का शहर है और वहां हजारों अंबिया इकराम पैदा हुए, वहां पर उनके मज़ारात हैं, इसलिए फिलिस्तीन से मोहब्बत भी करते हैं। तीसरी बात यह है, एहसन सिंह जी, जो आप कहलवाना चाहते हैं, ये तो आज की सोच है आपकी। हमारे पुरखों ने इस मुल्क की आबियादी के लिए जाने दी है अपनी, 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क के लिए जान दी है। हमें आप ना सिखाएं देश से मोहब्बत किसको कहते हैं, जो आप लोग सीखिए, उनको हम अपने मजहब से बाहर करते हैं। अजहरी साहब जिन्होंने देश के लिए किया, उनका सम्मान किया गया ना। ये जो अशोक चिन्ह तोड़ने वाले, इनका क्या करें? सरतन से जुदा वालों का क्या करें? फिलिस्तीन के झंडे वालों का क्या करें? लेकिन आपने एक बात अच्छी कही, वो फिलिस्तीन का झंडा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आपको एक मिनट एहसन सिंह साहब, मेरे पास क्योंकि बहुत वक्त लिमिटेड है, 1 मिनट। अजहरी साहब और हाजी नजीम भाई, फिर मैं वजाद काज़मी जी आपके पास आ रहा हूं। अवनी जी सर थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ 2 मुस्लिम विद्वान बैठे हुए हैं। इन दोनों मुस्लिम विद्वानों को सुनना चाहिए देश को। अभी नाजीम जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ऐसा क्या गलत कर दिया फिलिस्तीन का झंडा है, और अजहरी जी धर्म के हिसाब से बता रहे हैं कि फिलिस्तीन के झंडे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नजीम भाई जल्दी से, फिर उसके बाद अजहरी जी जवाब देंगे। किसी भी देश के झंडे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है अनुराग भाई, देखिए हम लोग हमेशा अपने भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, और देखिए यहाँ फिलिस्तीन का झंडा जिस तरीके से भारत के अंदर लहराया जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये झंडे भारत के अंदर छपाई कहाँ से हो रही है? तो इस पे भी तो जांच होनी चाहिए। जहां पर ये छपाई हो रही है, क्या उनका
चेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीन के झंडे कौन दे रहा है? और दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ अनुराग भाई, अब आप छपाई वाले पर चले गए, झंडा बाहर लेकर आने वालों पर बात कीजिए ना। नाजिम भाई, इसी चर्चा में बैठकर आप कह रहे थे ना कि फिलिस्तीन का झंडा दिखा दिया, क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, अजहरी जी तो बोल रहे हैं ना ये तो पूरी तरह से ब्लॉक होना चाहिए देश में, किसी दूसरे देश का झंडा नहीं। भारत के अंदर इजराइल के झंडे भी लहराए जाते हैं, वो कौन भाई इस पर कार्रवाई की इजराइल के झंडे लहराते हैं, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन की बात आती है। इजराइल के झंडे से दिक्कत है, आप कार्रवाई की मांग कीजिए कि हमारे यहाँ फिलिस्तीन का झंडा, फिलिस्तीन का झंडा और उसके साथ सरतम से जुदा किनारे, ये देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और सुनिए एक मिनट, अब सर एहसन सिंह सर सुनिए सर, फिलिस्तीन के झंडे के बड़े हिमायती बनते हैं आप तब एक्सपोज हो जाते हैं जब दुनिया में दूसरे मुल्कों में मुस्लिमों पर अत्याचार पर आप कुछ नहीं बोलते। बोलिए ना चाइना के उइगर मुसलमानों के बारे में बोलिएगा, कभी बोलते हैं? इस तरह के जुलूस में क्यों नहीं बोलते? क्यों उइगर मुसलमानों का भी, और आपके साथ में जो लोग हैं, मतलब जिन लोगों को आप प्रीच करते हैं या जिन लोगों को सिखाते हैं उनको भी जरा सिखाइए। ठीक है, अवनीजेश जी जल्दी से सर 10 सेकंड्स में बजाय काफी कीजिए पास। हाँ नहीं अनुराग जी, मुझे लगता है कि इनकी बात सही है। एक बात बताइए कि कोई झंडे कौन छपाता है? जो एक यहाँ पर राजनीतिक दल की नेता जो हैं वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद में जाती हैं, उनके बारे में क्यों नहीं उठाते? या जो आवाम है, मुस्लिम आवाम है, उसका नेतृत्व जो कहते हैं कि हम आपको बचाएंगे, उनकी असलियत देखिए ना आप। आज बहुत बढ़िया कहा इन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर की जनता अगर इस पूरी घटना के खिलाफ होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होगी। एक लास्ट कमेंट में चाहता हूं कि आप कर दें, और मेरे पास 20 सेकंड का वक्त है, वो खत्म होती जा रही है। ये राजनीतिक आपको, अजहरी जी को, नाजिम भाई को, सुहेल काजमी जी को एकजुट होना पड़ेगा ना। क्या आपका युवा जो है वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल। कौन सिखा रहा है दिमाग में ये बातें? मतलब ब्रिगेडियर उस्मान की जगह फिलिस्तीन और ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? आप सिखाइए ना। अफगानिस्तान में मुसलमानों की जो मौत हुई है उनको कैसे मदद देनी है, इसकी आवाज उठाइए, हम भी साथ देंगे। देखिए अनुराग जी, बात यह है कि समाज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और समाज की लीडरशिप की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जो सर तन से जुदा वाले, फिलिस्तीन के झंडे वाले, अशोक स्तंभ तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को भी इनको कौम निकाला, समाज निकाला, इनका बाइकॉट करना पड़ेगा, इस्लाम से निकाला जाता है ऐसे, और इनको बताना पड़ेगा इन मौलानाओं को भी कि तुम इस्लाम के मेंबर नहीं हो, लेकिन सर तन से जुदा वालों को सिर्फ ये बोला जाता है कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, फिर आपका धर्म